आप सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और पिछले सेशन में हमने विभिन्न जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी उसके बारे में पढ़ा था और अपन उससे आगे शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण अपचन के बारे में हमने जो डिफरेंस था वो पढ़ लिया था एक टेबल बना करके कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचन क्या होता है। थोड़ा अपन वापस एक बार कर लेते हैं कि ऑक्सीकरण अपचन क्या होता है। यदि किसी तत्व के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है या अपन कहते हैं ऋणात्मक तत्व जुड़ता है या अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन निकलता है और या अपन कहते हैं धनात्मक तत्व निकलता है या अपन कहते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है या अपन कह सकते हैं उसका ऑक्सीकरण नंबर है वो बढ़ जाता है, तो वो ऑक्सीकरण। यदि अपचन की बात करें तो अपन कह सकते हैं किसी तत्व में ऑक्सीजन निकलता है या अपन कह सकते हैं ऋणात्मक तत्व निकलता है या अपन कहते हैं हाइड्रोजन जुड़ता है या अपन कह सकते हैं धनात्मक तत्व जुड़ता है और फिर या अपन कह सकते हैं किसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और लास्ट में अपन कह सकते हैं कि उसका ऑक्सीकरण नंबर घटता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अपचन कहेंगे। तो अपन उससे आगे बढ़ते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पदार्थ का अपचन होता है। तो देखो अपने साथ में परिभाषा दे रखी है कि रेडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया इसमें एक पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे पदार्थ का अपचन होता है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण हमारे सामने है, जैसे यहाँ पर Zn प्लस CuSO4, तो यहाँ पर जो सामने बनता है वो ZnSO4 बनता है, C मुक्त होता है। हमने एक सक्रियता श्रेणी लिखी थी, करना का मांगे अधिक जन जल्दी एक ही मांगे टेबल बनी हुई है उसमें। तब हम देखते हैं कि जो अधिक सक्रिय पदार्थ वो आगे, कम सक्रिय पदार्थ वो क्या पीछे है। सबसे कम सक्रिय पदार्थ हमने बात की ना कि ये है Au और प्लेटिनम Pt, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। तो इस प्रकार जो है जो अधिक सक्रिय है उनको सबसे आगे रखते हैं, कम सक्रिय को सबसे पीछे रखते हैं। तो यहाँ पर यदि तो सक्रियता श्रेणी में देखें, सक्रियता श्रेणी को यदि ध्यान से देखें तो अपन कह सकते हैं जो Zn है वो आगे सक्रिय है। Zn किससे सक्रिय है, Zn कॉपर से ज्यादा सक्रिय। फिर तो Zn क्या करेगा, Zn जो है इस कॉपर को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये अभिक्रिया है ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया भी है। यहाँ पर जो Zn है वह ये Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा उसको ग्रहण कौन करेगा, SO4 करेगा। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि जो SO4 होता है, ये SO4 की जो संयुक्तता है वो SO4 2 माइनस होती है, SO4 2 माइनस के रूप में होती है। तो ये जो 2 माइनस है, ये 2 माइनस कहाँ से है, जो Zn ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो SO4 ने गणना कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो Zn है चूंकि इलेक्ट्रॉन त्यागना अपन कह सकते हैं ऑक्सीकरण नंबर का बढ़ना, ऑक्सीकरण बढ़ाता है, तो यहाँ पर Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn ऑक्सीकृत हो रहा है। और जो कॉपर है वो कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन करके जो है वो अपचयित हो जाता है। इस प्रकार से होती है। आगे हम बात करते हैं उत्प्रेरक की। कैटलिस्ट बोलते हैं उत्प्रेरक को। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है, लेकिन स्वयं का जो रासायनिक संगठन है उसमें कोई भी परिवर्तन होता नहीं है। उसमें किसी प्रकार का, और वो मूल रूप से जैसा जितने ग्राम अभिक्रिया मिल जाता है वैसा का वैसा वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसका जो रासायनिक स्ट्रक्चर तो वही रहती है, लेकिन उसका भौतिक अवस्था बदल सकती है। मान लीजिए हमने उसको ठोस रूप में लिया है तो वो पाउडर के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं जो है वो रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। अब बात करते हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 की बात करते हैं भौतिक अवस्था का आधार पर। उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था क्या है, तो उस तरह गैस भौतिक अवस्था का उत्प्रेरक कितने प्रकार का। नंबर 1 पहली बात करते हैं समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी। तो शब्द के यदि अपन टुकड़े करें या अपन शब्द को थोड़ा सा ऐसे संक्षिप्त विषय टाइप करें तो अपन कह सकते हैं कि समांगी उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की जो भौतिक अवस्था होती है वह भी वही भौतिक अवस्था उत्प्रेरक की होती है। यहाँ देखिए ये जो 2SO4 है, 2SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है और ये आपस में जो बनता है ये 2SO3 बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। और जो उत्प्रेरक काम आ रहा है उसकी अवस्था भी गैस अवस्था होती है। तो देखो तीनों की अवस्था गैस है। यहाँ पर क्रिया कारक जो दोनों हैं वो भी गैस अवस्था में है, G लिखा हुआ है। सामने जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, प्रोडक्ट जो प्राप्त हो रहा है वो भी गैस अवस्था में है।
वो भी गैस अवस्था में है, और जो उत्प्रेरक खुद है वो भी गैस अवस्था में है। तो परिभाषा के अनुसार अपन कह सकते हैं वे उत्प्रेरक जो अभिकारकों तथा क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था के रूप में समानता प्रदर्शित करते हैं वो समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। या अपन कह सकते हैं कि जब उत्प्रेरक की वही भौतिक अवस्था होती है जो अभिकारकों की तथा उत्पादों की होती है तो उन्हें समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। अगली बात, भौतिक अवस्था पर दूसरे प्रकार उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक। देखो नाम से मालूम होता है कि जब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनसे भिन्न हो, अलग प्रकार के हो, तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हैबर विधि से अपन अमोनिया का निर्माण करते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसको गैस रूप में लिया जाता है, ये दोनों गैस रूप में है। और जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं फेरस, ठीक है, आयरन काम में लेते हैं, वो सॉलिड रूप में होता है। तो यहाँ पर जो अमोनिया बनती है वो किस रूप में बनती है? गैस रूप में। तो इसको अपन क्या करेंगे? अगला है क्रिया का आधार पर उत्प्रेरक। क्रिया का आधार पर जो उत्प्रेरक है वो अपने 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में बात करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। देखो शब्द से ही मालूम पड़ रहा है ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जब अभिक्रिया में डालते हैं तब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, स्पीड से अभिक्रिया होने लगती है, उसको होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो उसको बोलते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2SO2 और O2 है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, और उसमें जो उत्प्रेरक काम आता है वह जो है NO उत्प्रेरक काम आता है, वह अभिक्रिया के वेग को ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए अपन तो कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। अगला है ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसका विपरीत होता है, उसको अपन कहेंगे कि ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, यानी स्पीड उसकी कम हो जाती है। अपन कह सकते हैं H2O2, ठीक है। ये जो H2O2 है, ये H2O2 के जो विघटन की दर है, ये H2O2 टूटता है H2O तथा ऑक्सीजन के अंदर, तो इसके अंदर यदि ग्लिसरॉल मिला दिया जाए तो H2O2 के विघटन की दर कम हो जाएगी और अभिक्रिया का वेग घट जाएगा, कम उसकी स्पीड रह जाएगी, तो उसको अपन कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। अगला उत्प्रेरक आ रहा है अपने स्वतः उत्प्रेरक, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार इसमें सवाल पूछा भी गया है कि स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं। अपन कह सकते हैं ऐसा उत्प्रेरक, अपन कह सकते हैं कि जब जो उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे अपन कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये जो एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल जैसे जैसे बनता रहेगा वैसे वैसे अभिक्रिया की स्पीड क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। तो अपन कह सकते हैं कि जब उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तब उसे अपन क्या कहेंगे? स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। अगला है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो एक तरह से अपन कह सकते हैं एंजाइम होते हैं, और वे अभिक्रियाओं की स्पीड को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। हमारे शरीर में भी कई प्रकार के जैव उत्प्रेरक पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी दूसरे पार्ट हमने पढ़ा था ना, तो दूसरे पार्ट हमने पढ़ा था कि लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, जिसको टर्निंग भी बोल देते हैं, और हमारा जो अपने आमाशय होता है, आमाशय के अंदर पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। उसी प्रकार जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत के अंदर भी कई प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे माल्टेज है, सुक्रेज है, काइमोट्रिप्सिन है, न्यूक्लियेजेज हैं, प्रोटीएज हैं। इस प्रकार के जो एंजाइम पाए जाते हैं, ये एंजाइम अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं और हमारी पाचन क्रिया को जो है वो तेज करना काम करते हैं। क्योंकि ये जीवन पाए जाते हैं इसलिए इनको जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट काम जो ये यूरियज एंजाइम है, ये इस प्रकार जो है वो यूरिया का विघटन होकर के H2O बनता है, और H2O से अभिक्रिया करवा करके अमोनिया तथा CO2 का निर्माण करता है। इसे अपन क्या जाएंगे? इसे अपन जैव उत्प्रेरक के श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार जो है ये उत्प्रेरक काम करते हैं। अगली अपन बात करते हैं 2 और पदार्थ हैं, उसको अपन कहेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरकों की खुद की क्रियाशीलता को कम या ज्यादा करने का काम करता है। उसे अपन उत्प्रेरक विष या फिर अपन उत्प्रेरक वर्धक के नाम से जानते हैं। तो अभी आप एक बार ये बताइए, फिर अपन इससे आगे थोड़ा शुरू करते हैं। नीचे वाला नीचे 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 वाला ये टीम वही है जो 12th को पढ़ाती है, फैकल्टी वही 11th को पढ़ाएंगे। तो अभी अपन आगे शुरू करते हैं। लास्ट बात है, आप एक काम करना, सबसे बेस्ट आपको अशोक जी सर जो है ना उत्प्रेरक मिल है ना, ये पदार्थ जो उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता मैं वही है यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, उसको
जिसको अपन उत्प्रेरक वर्धक के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर जो Na2+3F2 है, यानी अमोनिया, इसमें अमोनिया का जो निर्माण होता है उसमें अपन Fe उत्प्रेरक काम में लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ में मोलिब्डेनम और उत्प्रेरक मिला जाए, मोलिब्डेनम पदार्थ मिला जाए, धातु मिला जाए, तो जो Fe की क्रियाशीलता और बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया और तेज गति से, या अपन कह सकते हैं उत्प्रेरक और तेजी से सक्रियता से काम करता है, उसे पर उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। अगला उत्प्रेरक विष, ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता हो, कम कर देता हो, घटा देता हो, उसे अपन कहते हैं उत्प्रेरक विष। तो यहाँ पर वही जो अमोनिया का निर्माण करते हैं उसमें Fe उत्प्रेरक मिलाते हैं, लेकिन उसके साथ में यदि कोबाल्ट मिला दिया जाए तो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दिया जाए तो क्या होगा कि Fe की क्रियाशीलता क्या जाएगी, कम हो जाएगी, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया मंद गति से हो जाएगी, तो अपन उसको कहेंगे उत्प्रेरक विष। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इस पार्ट, अब बात करते हैं उत्प्रेरक के गुण। देखो पहली बात तो ये है कि उत्प्रेरक जो होता है वह अभिक्रिया में बहुत कम मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। दूसरी बात, विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक काम आते हैं। अभी जो हमने अभिक्रिया लिखी उसमें विशिष्ट अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक काम आते हैं। फिर अभिक्रिया को कभी भी उत्प्रेरक प्रारंभ नहीं करता, अभिक्रिया की स्पीड को घटाना या बढ़ाना उत्प्रेरक काम होता है, कभी अभिक्रिया की शुरुआत वह नहीं करता। अभी बात करते हैं 4 नंबर में कि जो अभिक्रिया होती है, अग्र अभिक्रिया और प्रतीक अभिक्रिया, वह दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। और लास्ट में जो है विशिष्ट ताप पर ही उत्प्रेरक क्रियाशील होता है। तो जो है आज हमने सट्टा पार्ट जो था, पार्ट 6 था, वो क्या समाप्त कर लिया। अब हमारे बायोलॉजी के 2 टॉपिक हो गए, केमिस्ट्री के 2 टॉपिक खत्म हो गए। फिर अपन अगली बात करेंगे अगले सेशन में जो फिजिक्स के टॉपिक है, 2 पार्ट अपन फिजिक्स के लेंगे। तब तक आप बढ़िया ढंग से रिविजन करिए कि हमारी बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल इनमें से सवाल आने वाले हैं, और यदि आप आगे जाएंगे तो भी इसमें इस पार्ट का सवाल पूछे जाएंगे, तो बढ़िया ढंग से तैयारी करिए, अच्छा रिविजन करिए, कॉपी में काम करिए और बिल्कुल काम में लगे। धन्यवाद।